वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बर्ट नॉर्टन पोएम के सेकंड सेक्शन का एनालिसिस। ये लिखी गई है थॉमस स्टर्न्स इलियट के द्वारा। इससे पहले हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं इस सेक्शन का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। Garlic and sapphires in the mud clot the bedded axle tree, the trailing wire in the blood. Garlic का मतलब होता है लहसुन और sapphires का मतलब होता है नीलमणि। और पॉइंट ने यहाँ पर इन दोनों को रैंडम ऑप्शन के रूप में लिया है और बोला है कि गार्लिक और सैफायर जो हैं वो मड या कीचड़ में पड़े हुए हैं। यहाँ पर मड का मतलब पॉइंट ने बैटलफील्ड से लिया है और पॉइंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये पोएम लिखी थी। यहाँ पर बेडेड से मतलब है एम्बेडेड से, जिसका मतलब होता है बैठ जाना या फिर फंस जाना। और एक्सल ट्री का मतलब होता है मेटल बार जो कि ज्वाइन करती है टू व्हील्स को या कार के दो पहियों को। कोई वाहन है जो एम्बेडेड मतलब कीचड़ में फंसा हुआ है, मतलब मनुष्य के माइंड से है जो पास्ट और फ्यूचर के विचारों से भरा हुआ है, जो उसे प्रेजेंट पर फोकस करने से रोक लेते हैं। ट्रिलिंग वायर इन ब्लड का मतलब है स्पीकर की वेन्स या नसों में जो वार की इमेजरी है वो बनी हुई है या फिर अभी तक जारी है। और उसका कहना है कि लोगों की जो चिंता है या आतंक है युद्ध को लेकर वो उसको अभी तक काबू नहीं कर पाए हैं और उसी डर के साथ जीते हैं। सिंग्स बैलो इनवेटरेट स्केयर्स अपीजिंग लॉन्ग फॉरगॉटन वार्स। इनवेटरेट का मतलब होता है चिरस्थायी या फिर हमेशा रहने वाला। स्केयर्स मतलब होता है निशान। तो पॉइंट की जो वॉर की इमेजरी थी वो जारी रहती है और वो गाते हैं इनवेटरेट स्केयर्स के साथ। मतलब जो लोग हैं वो भले ही वर्ल्ड वॉर के नुकसान को भूल चुके हैं, लेकिन जो मानव या ह्यूमन की साउल को नुकसान पहुंचाए वो मानव को हमेशा डिप्रेस बनाएगा या फिर निराशा से भर देगा। The dance along the artery, the circulation of lymph are figured in the drift of stars ascend to summer in the tree. आर्टरी का मतलब होता है धमनी, लिम्फ का मतलब होता है लसीकाणु। डांस अलोंग आर्टरी का मतलब है वाइब्रेशन ऑफ ब्लड इन आर्टरी और सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ का मतलब है सर्कुलेट होना या फिर संचालन करना लसीकाणु का। यहाँ पर पॉइंट ने एक डीप कनेक्शन दिखाया है ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स मूवमेंट एंड एंटायर यूनिवर्स के बीच में। और यही कनेक्शन जो कि बॉडी एंड स्टार्स के बीच में है वो अलाउ करता है एसेंड करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए ट्री पर समर में। वी मूव अबाउट द मूविंग ट्री इन लाइट अपॉन द फिगर्ड लीफ एंड हियर अपॉन द सोडन फ्लोर बेलो। और हम उसी वे में मूव कर रहे थे जिस तरीके से वो ट्री मूव कर रहा था और ऐसा लग रहा था जो मानवता है वो स्टक या फिर फंस गई हो ऑटम के डाइंग डेज में, जैसे कि एक डेड लीफ मड में खत्म हो जाती है वैसे। पर स्टार्स या सितारों के साथ जो रिलेशन था वो हमें ऊपर लेकर जाता है और वापस सही पत्ती और साउल में बदल देता है। और अब हम सोडन फ्लोर मतलब पूरी तरीके से भीगे हुए फर्श से नीचे से जो आवाज़ें आ रही थी उनको सुनते हैं, उन पर हमारा ध्यान जाता है। द बोर हाउंड एंड द बोर परस्यू देयर पैटर्न एज बिफोर बट रिकनसाइल्ड अमोंग द स्टार्स। बोर हाउंड वो जगह होती है जहाँ पर जंगली सुअरों को हंट किया जाता है या मारा जाता है। रिकनसाइल का मतलब होता है समाधान। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के नए स्थान से मतलब पेड़ के ऊपर से हम जब नीचे देखते हैं तो हमें इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है जहाँ पर जो हाउंड है या जो जंगली सुअर है वो एक दूसरे का पीछा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन ये चीज़ अब हमें नए पर्सपेक्टिव को दिखाती है, नए दृष्टिकोण को दिखाती है जिसमें हमें कोई भी चीज़ वेस्ट या व्यर्थ नहीं लगती। नेचर जो है वो रिकनसाइल मतलब सामंजस्य है अमोंग द स्टार्स, स्टार्स के बीच में। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सब कुछ स्पेशली जो लाइफ और डेथ है ब्रह्मांड में वो एक सार्थक तरीके से जुड़ी हुई है और इन बातों को समझ लेने से हम खुद के साथ भी बेहतर रूप से जुड़ सकते हैं। एट द स्टिल पॉइंट ऑफ द टर्निंग वर्ल्ड नीदर फ्लैश नॉर फ्लैशलेस, नीदर फ्रॉम नॉर टुवार्ड्स, एट द स्टिल पॉइंट देयर द डांसेस। स्टिल पॉइंट का मतलब उस स्थिर बिंदु से है जो कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में उसी तरीके से बना हुआ है जैसे पहले था। नीदर फ्लैश नॉर फ्लैशलेस मतलब ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये मानव की देह या बॉडी से जुड़ा हुआ है और ना ही ये कह सकते हैं कि ये मानव की बॉडी से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। ना तो ये कोई ऐसी जगह है जिससे हम दूर जा रहे हों, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसके पास जा रहे हों।
यीट्स डांस को एक सिंबल के रूप में यूज़ करते हुए कह रहा है कि ये डांस की बात ही है जो उन चीज़ों को अलग करता है वास्तव में जिन चीज़ों को अलग होना चाहिए। जैसे एक पर्सन जो डांस कर रहा है और उसका जो टाइप ऑफ डांस है वो दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। बट नीदर अरेस्ट नॉर मूवमेंट एंड डू नॉट कॉल इट फिक्सिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ना तो किसी को अरेस्ट या कैद किया जा सकता है, ना ही मूवमेंट जो है वो खुद की शर्त पर होते हैं, और इसे फिक्सिटी या स्थिरता के रूप में भी नहीं माना जा सकता। वेयर पास्ट एंड फ्यूचर आर गैदर्ड, ऐसी चीज़ जहाँ पर पास्ट और फ्यूचर आकर मिल जाते हैं। नीदर मूवमेंट फ्रॉम नॉर टूवर्ड्स नीदर असेंट नॉर डिक्लाइन, अपनी मर्जी से इसमें कोई मूवमेंट्स नहीं होते हैं, ना ही इसका असेंट जो चढ़ाई है इसकी शुरुआत है वो, नॉर डिक्लाइन ना ही इसकी जो पतन है या फिर इसकी समाप्ति अपनी इच्छा से की जाती है। एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट द स्टिल पॉइंट, सिवाय एक स्टिल पॉइंट या स्थिर बिंदु के जिसमें जाकर एक व्यक्ति राइज करता है टुवार्ड डिवाइन एंड फॉल इनटू द मड ऑफ मॉडर्न एम्प्टीनेस, मतलब एक व्यक्ति राइज करता है नृत्य के सहारे और परमात्मा के सहारे फॉल मतलब गिर जाता है मड ऑफ मॉडर्न एम्प्टीनेस, मतलब आधुनिक समाज में जो खालीपन है उसमें। देयर वुड बी नो डांस एंड देयर इज ओनली द डांस, तो यहाँ पर पोइट ने जैसे W.B. यीट्स ने अपनी पोएम अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन में यूज़ किया है डांस को एक सिंबल के रूप में, सेम वैसे ही यूज़ किया है। देयर वुड बी नो डांस एंड देयर इज़ ओनली द डांस, तो पोइट कहना चाहता है अगर आपने कभी नृत्य किया हो तो आपने देखा होगा आप अपनी चिंताओं के बारे में पूरी तरीके से भूल जाते हो। अगर ऐसा है तो वो डांस है, और अगर ऐसा नहीं होता है आप अपनी चिंताओं के बारे में भूल ही नहीं पाते हो तो ये कोई डांस का फॉर्म नहीं है, या कह सकते हो कि ये कोई नृत्य का प्रकार नहीं है जो आपकी चिंताओं और परेशानियों को कुछ देर के लिए आपसे दूर ही न रख पाया हो। I can only say there we have been but I cannot say where, इसका मतलब है पोइट कहना चाहता है कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम वहाँ हैं, there मतलब वहाँ हैं, लेकिन कहाँ है एग्जैक्टली वो ये नहीं जानता। स्पीकर वास्तव में ये नहीं जानता कि टर्निंग वर्ल्ड में जो स्टिल पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहाँ है, इसलिए वो देयर का यूज़ करता है। एंड आई कैन नॉट से हाउ लॉन्ग फॉर दैट इज़ टू प्लेस इट इन टाइम, और वो ये भी नहीं जानता कि कितने समय तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे क्योंकि ये स्थान समय के परे मौजूद है। द इनर फ्रीडम फ्रॉम द प्रैक्टिकल डिज़ायर, द रिलीज फ्रॉम एक्शन एंड सफरिंग, रिलीज फ्रॉम द इनर एंड द आउटर कंपल्सन, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने प्रैक्टिकल डिज़ायर जो प्रैक्टिकल थिंग्स है जैसे एग्ज़ाम, ऑफिस के वर्क, एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में चिंता करने में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। इनर एंड आउटर कंपल्सन से मतलब मन के अंदर चलने वाली उन गतिविधियों से जिनसे व्यक्ति परेशान हो जाता है। इस स्थान पर आकर हम लोग रिलीज हो चुके हैं या मुक्त हो चुके हैं एक्शन मतलब क्रियाओं से, और सफरिंग्स मतलब सभी प्रकार के दुखों से, क्योंकि ये चीज़ें हमें अच्छे प्रकार से जीवन को नहीं जीने देती हैं। अब हम रिलीज हो चुके हैं अपनी यूजुअल मतलब हमेशा की कंपल्सन मजबूरी, और डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा से, चाहे वो इनर हो जैसे कि लव, हंगर, एक्स्ट्रा, और चाहे वो बाहर की हो जैसे किसी गेम को खेलने की इच्छा या कहीं बाहर जाने की इच्छा। तो हम जब इन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। Yet surrounded by a grace of sense, a white light still and moving, और इसके बाद हम चारों तरफ से ग्रेस ऑफ सेंस एंड वाइट लाइट से सफ़ेद प्रकाश से घिर जाते हैं। ये जो सफ़ेद प्रकाश है वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट या फिर आध्यात्मिक ज्ञान का संकेत हो सकता है, जो कि स्टिल मतलब रुका हुआ भी है और मूव भी कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति को ना तो स्टिलनेस ना ही मूवमेंट सेटिस्फाई कर सकती है। अगर स्टिलनेस या स्थिरता रहेगी जीवन में हमेशा तो व्यक्ति बोर हो जाएगा और मूवमेंट के लिए तरसेगा, और अगर हमेशा मूवमेंट होती रहेगी तो काल्म या शांति की इच्छा होगी उसकी। एरेबंग विदाउट मोशन, कंसंट्रेशन विदाउट एलिमिनेशन। एरेबंग एक जर्मन शब्द है जो कि रेफर करता है एलिवेशन या उन्नति को, मतलब व्यक्ति के माइंड को मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड और काल्म या शांति की तरफ ले जाना। स्पीकर कहता है कि यद्यपि जो वृद्धि होती है या उन्नति होती है वो विदाउट मोशन और कंसंट्रेशन के साथ आती है। जनरल कंसंट्रेशन का मतलब होता है फोकस करना अपने दिमाग को लिमिटेड स्कोप मतलब सीमित दायरे के साथ, और यहाँ पर स्पीकर जिस कंसंट्रेशन की बात कर रहा है वहाँ पर सब कुछ कवर किया जाना है और बिना किसी एलिमिनेशन के। बोथ ए न्यू वर्ल्ड एंड द ओल्ड मेड एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर,
इस तरीके से हमारा माइंड इस स्टेज पर पहुंच जाएगा कि हमारा माइंड अलाउ करेगा हमें मॉडर्न वर्ल्ड को समझने में, और इसका कनेक्शन ओल्ड वर्ल्ड के साथ भी बनाएगा। एक्सप्लिसिट मतलब सब कुछ क्लियर या साफ या स्पष्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड इन द कंप्लीटेशन ऑफ इट्स पार्शियल एक्सटेसी, द रिजोल्यूशन ऑफ इट्स पार्शियल हॉरर। तुम अपना पार्टिसिपेशन इस टर्निंग वर्ल्ड में जो स्टिल पॉइंट है उसको ढूंढने में दोगे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें नीड या जरूरत होती है पार्शियल एक्सटेसी मतलब आंशिक परमानंद की, पार्शियल हॉरर या आंशिक डर का सामना करने के लिए, मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस के उन पार्ट्स का कन्फ्रंट करना या सामना करना जो कि डरावने हैं या हॉरर से भरे हुए हैं। यहाँ पॉइंट के कहने का मतलब है ह्यूमन या मानव ने पास्ट में जो भी बुरे काम किए हैं, अगर हम स्पिरिचुअल पीस या आध्यात्मिक शांति पाना चाहते हैं तो हमको इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। Yet the enchantment of past and future woven in the weakness of changing body. Enchantment का मतलब होता है किसी चीज से बाइंड होना या बंधा होना। पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में सोचना या फिर उससे ही बंधा होना इस बात से जुड़ा है कि हम मॉर्टल या नश्वर शरीर में रहते हैं, और अपने शरीर के नश्वर होने के कारण ही हम इन चिंताओं में वोवन मतलब उलझे रहते हैं। हम पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचते हैं क्योंकि व्यक्ति के पास एक ही लाइफ है, तो इस लाइफ से वो बेनिफिट लेना चाहता है, तो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ना सोचकर वो पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। प्रोटेक्ट्स मैनकाइंड फ्रॉम हेवन एंड डैम्नेशन विच फ्लैश कैन नॉट एंड्योर। और इन चीज़ों के कारण जो व्यक्ति है वो अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाता, और यही चीज़ें हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं या रोकती हैं। हेवन एंड डैम्नेशन मतलब स्वर्ग और नरक के बारे में चिंता करता रहा या विचार करता रहा, और जब उसे पता चलेगा कि इन चक्रों में उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी है, तो जो ह्यूमन फ्लैश है या जो मानव शरीर है वो इस बात को एंड्योर या फिर सहन नहीं कर पाएगा। पॉइंट का कहने का मतलब है कि प्रेजेंट को गंभीरता से लेने के लिए जो स्पीकर या पॉइंट है वही काफ़ी है। जरूरी नहीं है कि जैसा पॉइंट करता है सेम उसी वे में और लोग भी करने लगे या फिर उसी तरीके से सोचने लगे। टाइम पास्ट एंड टाइम फ्यूचर अलाउ बट ए लिटिल कॉन्शियसनेस। जैसा कि पॉइंट ने बताया था कि जो मानव जाति है वो अधिक रियलिटी या अधिक वास्तविकता को सहन नहीं कर पाती है। जो मानव है वो नश्वर है, मॉर्टल है, उसकी जो लाइफ है वो स्टक करके रखी हुई है टाइम में या समय में, और जो समय है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों से जुड़ा हुआ है। इसके कारण स्वाभाविक है व्यक्ति का डेली रूटीन के बारे में चिंता करना और उसके आसपास जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में सोचना, और ये सारी चीज़ें जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो व्यक्ति के आसपास जुड़ा जो देखने लायक सौंदर्य है उससे उसका ध्यान हटा देती हैं। अगर अलाउ भी करती है तो थोड़ी सी कॉन्शियसनेस के साथ। टू बी कॉन्शियस इज नॉट टू बी इन टाइम। कॉन्शियस होने का मतलब या फिर चेतना होने का मतलब पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में चिंता ना करना से है, मतलब समय के बारे में ज्यादा फिक्र ना करना। But only in time can the moment in the rose garden, the moment in the arbor where the rain beat, the moment in the draughty church at smoke fall. लेकिन दूसरी तरफ वो टाइम या समय की इम्पोर्टेंस को भी बताता है। जैसे जो समय है वो रोज गार्डन के जो मोमेंट्स हैं, जो यादें हैं, उनको याद करने के लिए, उस मोमेंट को याद रखने में जहाँ आर्बर मतलब जो गार्डन या जो कुंज है जहाँ पर बारिश होती है, और उस मोमेंट को भी सहेज कर रखने में जहाँ पर स्मोक फॉल में ड्रॉटी चर्च मतलब हवादार गिरजाघर है। तो देखा जाए तो समय जो है वो इन अतीत की सुंदर यादों को याद करने के लिए बहुत अच्छा है। बी रिमेम्बर्ड इन्वॉल्व विद पास्ट एंड फ्यूचर ओनली थ्रू द टाइम इज कॉन्क्योर्ड। तो स्पीकर मानता है बी रिमेम्बर्ड मतलब इन चीज़ों को याद किया जा सकता है जो कि पास्ट और फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं। लास्ट लाइन के माध्यम से पॉइंट ये कहना चाहता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जो टाइम है वो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। टाइम के द्वारा टाइम को कॉन्क्योर्ड या जीता जा सकता है, मतलब हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जो टाइम है वो हमेशा चलता रहता है, और हम समय से परे नहीं भाग सकते, ना ही समय के पार जा सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो मॉर्टल है या फिर नश्वर है। तो हम लोगों को समय के साथ चलते हुए ही हमारे आसपास की जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इस वर्ल्ड में उनको अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से इस पोएम का सेकंड सेक्शन का एनालिसिस खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।